सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हजारों करोड़ रुपए के घोटालों की जांच कर रही सीबीआई प्रमुख के साथ पश्चिम बंगाल में ममता की पुलिस अगर 12 पीटी पर उतारू हो जाए तो अंदाज लगा लो कि वहां की पुलिस आम आदमी का क्या हाल करती होगी। संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ वामपंथियों की बर्बरता तो देखी थी, लेकिन ममता ने तो सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। वो जानबूझकर इसलिए बैलेट पेपर से मतदान करवाने की बात करती है ताकि मतपेटियों को प्रशासन की मदद से लूटा जा सके। माननीय नरेंद्र मोदी जी 12 साल तक केंद्रीय जांच एजेंसियों को झेलते रहे। उन्होंने एक बार भी उनके आदेशों की अवहेलना नहीं की, पर जब ममता जी को अपने भतीजे घोटाले में फंसता हुआ दिखाई दिया तो उन्हें बचाने के लिए सीबीआई अधिकारियों को ही उनसे अरेस्ट करवा दिया। ममता जी कहती है कि मोदी जी की रैली नहीं करने दूंगी, योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दूंगी, उनकी आम सभा भी नहीं होने दूंगी, सीबीआई की जांच भी नहीं करने दूंगी, यहाँ रहने वाले लोगों को दुर्गा पूजन भी नहीं करने दूंगी और रोहिंग्याओं के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होने दूंगी। ममता कहती है कि भाजपा वालों को पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने दूंगी। चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि भाजपा वालों को आंध्र प्रदेश में नहीं घुसने देंगे। पी विजयन कहते हैं कि भाजपा वालों को केरल में नहीं घुसने देंगे। वो कहते हैं कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसके बाद भी आपने कम भीड़ की वजह से नेताओं की रैलियों को रद्द होते हुए देखा और सुना होगा, लेकिन एहतियात के तौर पर पहली बार दिखाई दिया कि पश्चिम बंगाल में भीड़ अधिक हो जाने की वजह से माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना भाषण छोटा करके सभा को समाप्त करना पड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इस देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका प्रचार प्रसार पार्टी से ज्यादा देश के लोग करते हुए दिखाई देते हैं। आज तक आपने भाषण में किसी भी कांग्रेसी नेता को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। किसी भी कांग्रेसी को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि हम अलगाववाद को खत्म करेंगे। किसी भी कांग्रेसी को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे। किसी भी कांग्रेसी को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि हम देश में होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाएंगे। सिर्फ भाजपा है जो कहती है और उसे करने में विश्वास भी करती है। ये 22 पार्टी के नेताओं को लेकर ममता बनर्जी मंच पर चीख रही थी कि मोदी जी पगला रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने की बात करने वाले महागठबंधन में अब सीधा सीधा बंटवारा हो चुका है। जिन्हें 9-11 पसंद है वो महागठबंधन की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं और जिन्हें बालाकोट पसंद है वो मोदी जी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। जब तुम भाजपा और आरएसएस के दफ्तरों पर बम फिकवाती हो, बंदूक की नोक को दम पर रैलियों के लिए भीड़ इकट्ठी करवाती हो, जिन लोगों के विचार तुमसे नहीं मिलते उन्हें चुनाव वाले दिन तुम घरों में बंद करवा देती हो। तुम्हारे पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रत्याशियों को चुनाव में अपना नामांकन जमा करने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करना पड़ता है। ये कैसी लोकतंत्र की रक्षा है जो ममता के पश्चिम बंगाल में दिखाई देती है। अंग्रेजों ने इस देश को लूटने के लिए इकट्ठे होकर कलकत्ता में एक प्लान बनाया था और कुछ दिन पहले ममता के मंच पर सारे नेता कलकत्ता में इकट्ठे हुए थे और उस सभा में आई हुई भीड़ को ध्यान से देखो तो उसमें अधिकतर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए नजर आ रहे थे और उस समय ममता जी ने जानबूझकर अपना भाषण बांग्ला भाषा में दिया और महागठबंधन में आए सारे नेता मोदी जी को हराकर देश बचाने की बात कर रहे थे। हमारे ऐसी कांग्रेस है जिसने आतंकवादी आदिल को बचाने के लिए हमले का दोष सेना पर मढ़ दिया था। यही कांग्रेस है जिसने समझौता ब्लास्ट के पाकिस्तानी आतंकवादियों को बिना जांच के छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलवामा आतंकवादी आदिल अहमद को श्रद्धांजलि देकर खुशियां मनाते हुए दिखाई दिए। और ये उनके अखिलेश भैया मुख्यमंत्री रहते हुए वाराणसी और प्रयागराज में धमाके करने वालों के मुकदमे वापस करने के आदेश देते हैं। ममता बनर्जी ने एक पूर्व सैनिक पर इसलिए हमला करवा दिया क्योंकि उसने पुलवामा हमले के शहीद हुए एक सैनिक को अपने घर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर दी थी। अगर विपक्ष में बैठे लोग सेना का ऐसा ही अपमान करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि देश के लोग चुनाव में उनको चुन चुन कर बदला लेंगे। पूरा जीवन देश की सेवा में खपा देने वाले फौजियों के मुंह से भारत के लोगों ने पहली बार सुना होगा यह कहते हुए कि आजादी के बाद हमने अपने जीवन में फौज को खुली छूट देने वाला पहला प्रधानमंत्री देखा, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि आतंकियों ने और पाकिस्तान ने जो गलती की उसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी और जो कहा वो किया, उसके घर में घुसकर बदला लिया क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। कुछ लोग कहते हैं कि व्यापारी तो सिर्फ व्यापार करते हैं, उन्हें देश से क्या लेना, लेकिन पुलवामा के बाद बिना सरकार के आह्वान के 200 करोड़ रुपए के ऑर्डर कैंसिल करके व्यापारियों ने बता दिया कि हम भी देश की सेना के साथ खड़े हैं। अब जवाबदारी हम आपकी है, हम सब मिलकर चीन और पाकिस्तान द्वारा निर्मित और उत्पादित वस्तुओं का पूरी तरह बहिष्कार कर अपनी ताकत दिखा दे तो एक दिन ऐसा आएगा कि डॉलर और रुपयों की कीमत बराबर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये देश को तोड़ने वाले चंद चाटुकार आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाते हैं और भोले भाले लोगों को ठक्कर विधायक और सांसद बनने में सफल हो जाते हैं। भले ही आतंकवादियों की पैरवी करने वालों के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकते, लेकिन देश में छुपे उन गद्दारों को चुनाव में हराकर उनके द्वारा किए गए पापों का बदला तो ले सकते हैं। भारत का लोकतंत्र हो या संघीय ढांचा हो,
दोनों हमारी शान है और सबसे ज्यादा ये दोनों ही दांव पर लगे हुए दिखाई देते हैं। एक समय जब प्रवर्तन निदेशालय हो या केंद्रीय जांच ब्यूरो हो, आयकर विभाग हो या एनआईए हो, ये सभी एजेंसियां दशकों पुरानी है और इन एजेंसियों के लोग पिंजरे के तोते बने हुए थे। आज अगर ये एजेंसियां खुलकर काम कर रही है तो इन पर उंगलियां उठ रही है। राज्य सरकारें इन एजेंसियों को काम नहीं करने देती है, इन्हें राज्यों में घुसने पर प्रतिबंध लगा देती है। पश्चिम बंगाल में देखो, आंध्र प्रदेश में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, छापे में बेतहाश काला धन निकल रहा है, टैक्स चोरी पकड़ी जा रही है, चिटफंड के कारोबार में असर पड़ रहा है, हथियारों का जखीरा पकड़ा जा रहा है। जहां जहां छापे पड़ रहे हैं उनके सीधे तार वहां के मुख्यमंत्रियों से जुड़ रहे हैं। इसलिए ये लोग इन एजेंसियों पर उंगली उठा रहे हैं, दुरुपयोग का राग अलाप रहे हैं। ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई ना हो। आज अगर मोदी सरकार इन भ्रष्टों को खाने पीने की छूट दे दे तो कल ये विपक्ष में बैठे भ्रष्ट जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई देने लगेंगे। आतंकवाद को खत्म करने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। अगर दुनिया से आतंकवाद को खत्म करना है तो आपको पाकिस्तान को खत्म करना होगा, और अगर आतंकवाद को हिंदुस्तान से जड़ मूल से खत्म करना है तो आपको पहले कांग्रेस को खत्म करना होगा। और इस काम को नरेंद्र मोदी सरकार के अलावा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।